हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में अपने अपने ड्रीम्स, अपने अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशन को पाने के लिए एक ज़बरदस्त तरह से और ईमानदारी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टर्न हमारा थोड़ा दिन के बाद मिले हैं, तो हमारा जो टर्न था वही परसेंटेज का। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर CHSL का क्वेश्चन लाया हूँ। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो CHSL का क्वेश्चन का लेवल है वो मैं जो करवाता हूँ वो मैं CGL लेवल का जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है वो CGL लेवल का। तो मैं CHSL लेवल का भी क्वेश्चन आपको लाया हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है या मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं प्रैक्टिस सीरीज लाया हूँ क्वेश्चन का, जो भी करवा रहा हूँ, अगर उसमें आप एफ़र्ट कर दिए तो बाकी जो क्वेश्चन का लेवल है CHSL ये सब का, उसमें आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। CHSL में अगर मैथ का जितना क्वेश्चन आता है उसमें से मतलब सिर्फ 6-7 क्वेश्चन को छोड़ दे तो उसमें आप CGL बोल सकते हो कि वो लेवल का डाल देता है। बाकी सब बहुत मॉडरेट और ईजी लेवल का होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो सीरीज में उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। और आज मैं लाया भी हूँ क्वेश्चन, दिखाऊँगा कि जो मैं करवाया हूँ उससे ज़्यादा ये एफर्ट लग रहा है सोचने में या कम लग रहा है। ठीक है, इलेक्शन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद लास्ट में 2-3 क्वेश्चन लिया था और भी मैं लाने वाला था, बट मैं तो कम वीडियो नहीं ला पा रहा था। थोड़ा सा भी डिसकंटिन्यू फॉर्म में ही वीडियो आएगा कुछ दिन तक, मे बी लास्ट जुलाई तक, उसके बाद फिर हो जाएगा रेगुलर। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो अभी जो ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, दिखा रहे हैं आपको कि मैं जो प्रीवियस जो करवाया था क्वेश्चन इलेक्शन का, और भी मैं लाने वाला हूँ इलेक्शन का क्वेश्चन, जो भी सीरीज आएगा वो आगे उसमें और भी आएगा। उसमें देखिएगा कितना दिमाग लगाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन देखिए कितना आपको ईजी लगेगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था, मतलब कुछ बताया था इलेक्शन से रिलेटेड टर्म, वो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बताया था कि मान लो कि आप जिस नगर पालिका या किसी में रहते हो, पंचायत वार्ड, मतलब जिस क्षेत्र में, वहाँ सबका वोटर लिस्ट बनता है। वोटर लिस्ट मतलब वोटिंग में वोटिंग देने के लिए नाम आता है ना। तो वो सारे लोग को क्या बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं टोटल वोटर्स जो उस इलाके में हैं, या इसको एक और नाम से क्वेश्चन में लिख देता है रजिस्टर्ड वोटर। समझ में आ रहा है? ये इसमें वो लोग आएंगे जिनका नाम आया है वोटर लिस्ट में वोट देने के लिए इलेक्शन के टाइम पे। समझ में आ रहा है? इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार कौन वोट देने जाता है, मत जाओ, एक दिन का छुट्टी मिला है, सरकारी छुट्टी, एंजॉय करो ना, कोई नेता काम करता नहीं है तो हम वोट देने क्यों जाएं। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार। आपका एक जो वोट होता है वो आपका जन्म से अधिकार होता है। आप एक वोट से सरकार को बदल सकते हो, तो इस पावर को यूज करो, ना कि इसे वेस्ट करो। तो बस ऐसे लेकिन मानसिकता वाले लोग होते हैं जो उस दिन क्या करते हैं, वोट ही देने नहीं जाते हैं। तो टोटल वोटर में कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो नॉट कास्टेड, मतलब वोट ही कास्ट नहीं करने जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कास्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब टर्म आए तो आप इससे फैमिलियर रहिएगा। कास्टेड वोट, कुछ लोग कास्ट करते हैं वोट, ठीक है, कास्टेड वोटर, कोई दिक्कत है? अब इस कास्टेड वोटर में से कुछ वोट होता है इनवैलिड हो जाता है बच्चों, कुछ वैलिड होता है। अब का तो नहीं पता क्योंकि अब तो EVM पे होता है ना इलेक्शन, पहले होता था बैलेट पेपर पे। तो क्या होता था कि मतलब जिस आप कैंडिडेट को पसंद करते हैं उस पर इसके नीचे सिग्नेचर कर दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो 2-2 कैंडिडेट के नीचे साइन मार के आ जाते थे। तो इलेक्शन कमीशन ये कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर ये जो बंदा है जिसने साइन किया है वो किसे फेवर करना चाह रहा है, तो उसको इनवैलिड वोट में काउंट कर दिया जाता था। मतलब इनवैलिड वोट जो होता है वो जीत हार में योगदान नहीं देता है वोटिंग में। मतलब जीत हार में सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट का योगदान होता है। मतलब अगर 2 कैंडिडेट खड़ा है, सपोज दैट A और B, तो उसको वैलिड वोट का कुछ परसेंटेज A को मिलेगा और इसको कुछ मिलेगा B को। समझ में आ रहा है? और एक और बात, अगर टोटल वोटर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 100% मान सकते हैं। मतलब टोटल वोटर खुद में परसेंटेज के टर्म में कोई भी चीज़ खुद में 100% के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से वैलिड वोट जो होता है खुद में परसेंटेज के टर्म में 100% के बराबर होता है। जैसे कि किसी का सैलरी, मंथली सैलरी परसेंटेज के हिसाब से खुद में किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है ना। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज में
100% के बराबर हम लोग मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में वो डाटा नहीं दिया हुआ है तो। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 73% वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को मिला है तो अगला को आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना परसेंट। आप बोलोगे सर 27%। क्यों? क्योंकि वैलिड वोट खुद में 100% के बराबर होता है। तो अगर एक कैंडिडेट को 73% जाएगा तो अगला कैंडिडेट को 27% ही जाएगा वैलिड वोट का। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आई होप इट इज़ क्लियर। आगे मूव करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। थोड़ा सा पेज ले लेने दो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट मेरे को पेन बदलने दो। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स, कोई एक कैंडिडेट एक्स है, गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट। एक कैंडिडेट है एक्स जो कि 70% वैलिड वोट का पाता है, मतलब वैलिड वोट का 70% उसको वोट मिलता है। ओके, इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 20% जो है पूरा वोट का इनवैलिड करार दिया गया है, कोई दिक्कत है नहीं। एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, तो ये कॉमा है बच्चों, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, 4 जीरो है, मतलब 6,40,000 वोट दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वोट क्वेश्चन में प्रोवाइड है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग फिर मानेंगे नहीं। 100% जो मानते थे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता था तो यहाँ पे एज्यूम करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल वोट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ो। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। आपको बताना है कि कितना वोट उस कैंडिडेट को मिला है वैलिड वोट का। निकालते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। टोटल वोटर कितना दिया हुआ बच्चों? आप बोलोगे सर 6,40,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? अब इस टोटल वोट का कुल वोट का मतलब टोटल वोट का 20% देखो बच्चों इनवैलिड है। देखो लिखा हुआ है 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वेयर डिक्लेयर्ड, मतलब 20% ओवरऑल वोट का दिया हुआ है। देखो अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, आप बोलोगे सर ये तो कास्टेड वोट का इनवैलिड है, आपने तो टोटल वोट का लिख दिया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कोई भी बंदा इलेक्शन नहीं देने गया है, इसका मतलब आपको मान के चलना है इस क्वेश्चन में कि सभी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। मतलब टोटल 100% जो टोटल वोटर हैं, मतलब जितने भी टोटल वोटर हैं उस इलाके में इतने 6,40,000, वो सारे लोग वोट देने गए हैं। ये एजम्पशन लेके चलना है। क्योंकि क्वेश्चन में तो प्रोवाइड है ही नहीं कि इतने लोग वोट देने ही नहीं गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग जितने टोटल वोटर हैं वो एज्यूम कर लेंगे कि सारे लोग कास्ट किए हैं वोट। इसका मतलब कास्टिंग वोट भी है टोटल वोटर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नॉट कास्टेड कुछ रहा ही नहीं तो जो भी कास्टेड वोट है वो टोटल वोटर के बराबर ही होगा ना। मतलब जितने टोटल वोटर हैं वो सारे लोग वोट देने गए। कोई दिक्कत है? नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि 20% जो है ओवरऑल वोट का वो डिक्लेयर किया गया इनवैलिड। तो ओवरऑल वोट हमारा ये है, इसका 20% जो है वो इनवैलिड है। तो आप बोलोगे सर टोटल वोट खुद में परसेंटेज में 100% के बराबर होता है, मतलब ये चीज़ जो है परसेंटेज के हिसाब से 100% के बराबर है। तो अगर 20% इसका इनवैलिड है तो 80% क्या हो जाएगा बच्चों? वैलिड हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ खुद में 100% के बराबर होता है, तो अगर कुल वोट का 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप बोलोगे सर बस सिंपल है, हमको क्या निकालना है? बहुत सिंपल है। क्या निकालना है? कि इतना वैलिड वोट है। अब हमको क्या निकालना है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। 70% निकालना, 70% मिला है इस कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का। तो पहले वैलिड वोट निकाल लेते हैं कितना है। तो 80% टोटल वोट का वैलिड वोट है। तो आप बोलोगे सर 6,40,000 का 80% जो है वो वैलिड है, वैलिड वोट है। ये किसके बराबर है? वैलिड वोट के बराबर है। तो यहाँ से काट दो। आप बोलोगे कितना आएगा? 9 है 72, 8 43, 8 को 32, 51200। देख लो यही आएगा ना बच्चों। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से कट गया, 51200 आएगा यार। सही है क्या? देख लो। आई होप इट इज क्लियर। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बहुत सिंपल चीज़ है कि मैंने टोटल वोट का 80% वैलिड वोट है, तो इसका 80% हमने निकाल दिया। ठीक है, तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर इतना आएगा 51,200, सॉरी मतलब ये 5,12,000। कोई दिक्कत है क्या?
अब बोलोगे सर इतना वैलिड वोट निकल के आ गया, इस वैलिड वोट का 70% जो है वो इस कैंडिडेट को मिला है। यही हुआ ना क्वेश्चन में कि 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट एक्स कैंडिडेट को मिला है, तो यही तो निकालना है हमको। देख लो लास्ट में क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, इतना वैलिड वोट है, इसका हमको अब निकालना है। क्या निकालना है? 5120000 इनटू किसका 70% निकालना है। निकाल लो, निकल जाएगा क्या? बिल्कुल। कैसे? आप बोलोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आएगा आंसर? 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 7 14 7 1 8, देख लो आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या था? टोटल वोट का इतना टोटल वोट था, उसका 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड होगा टोटल वोट का, तो इसका 80% निकाल लिया तो ये वैलिड वोट निकल के आ गया। और जो एक्स कैंडिडेट उसको वैलिड वोट का 70% मिला है, तो 70% निकालो, आंसर है। बोलो क्या कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी क्या? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे मैंने कर दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे मूव करें, चलो क्वेश्चन पढ़ो। ये भी आया हुआ है CHSL में, जो भी अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो CHSL में आया हुआ है, ठीक है। करो, दिमाग लगाओ। और ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हुआ है, और इससे अच्छा क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ मैं आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही इसको डिटेल में बताया था। इस टाइप का क्वेश्चन को आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ नोट्स बनाइए बच्चों, प्लीज़ नोट्स बनाइए। जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैं आपको करवा के लाता हूँ और CHSL में जो आता है उससे कम ही आपको मिलेगा। बस 4-5 क्वेश्चन वही स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड से कम ही होगा। मेरी बातों को अगर यकीन नहीं है तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप खुद समझ में आ जाएगा। अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी है जो कि अपना इनकम का 35% क्या करता है? खर्च करता है। इफ़ इनकम इंक्रीजेज बाई 30%, ओके, फाइंड द परसेंट चेंज इन सेविंग पूछ रहा है। इफ द सेम परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स टू बी मेंटेन। इस लाइन का मतलब समझो बच्चों, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। इफ द सेम परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू बी मेंटेन क्या है? पहले बताता हूँ सॉल्व करके, उसके बाद इस लाइन का मतलब बताता हूँ। पहले बताओ, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है क्या? इनकम कितना दिया हुआ है? आप सॉरी, इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 35% कर रहा है अपने इनकम का। तो अगर इनकम को हम 100 एज्यूम करेंगे, अगर इनकम को नहीं, पहले फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर लो, तो 7 5 35 20, 100 हम एज्यूम करके भी कर सकते थे इनकम को, लेकिन हम फ्रैक्शन वाला ही एज्यूम करके आपको दिखाते हैं। फिर मैं 100 एज्यूम को करके भी आपको सॉल्व कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन आंसर सबसे आ जाएगा। तो अगर हम इनकम ये डिनोमिनेटर को मानते हैं तो खर्च कितना करता है? आप बोलोगे सर 20 का 35% 7 के बराबर, मतलब 7 खर्च करता है और 13 सेविंग करता है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था कि इनकम को क्या एज्यूम करे सर कि हमको क्वेश्चन इजी हो सॉल्व करने में, कैलकुलेशन इजी हो, अच्छा वैल्यू मिले। तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों 100 भी मान के सॉल्व कर सकते हो इनकम को। इस क्वेश्चन को आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते थे, और इस क्वेश्चन को आप 100 के मल्टीपल में कोई चीज़ मान सकते हो। जैसे ये फ्रैक्शन हम पहले कन्वर्ट कर लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में 7/20, तो ये इनकम एज्यूम कर लिए, और 20 का 35% 7 जो है वो एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना होगा? आप बोलोगे सर 20 में से 7 एक्सपेंडिचर है तो 13 सेविंग होगा, क्योंकि 13 7 20 के बराबर है। कोई दिक्कत है? अब इसको 100 के मल्टीपल में बनाओ, तो 100 के मल्टीपल में आप बहुत कुछ बना सकते हो। कैसे? मैं बोलूँगा कि अगर 100 के मल्टीपल में बनाना है तो क्यों ना 200 ही बना लें। आप बोलोगे नहीं सर डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये आ जाएगा 2000, यहाँ आ जाएगा 700, यहाँ आ जाएगा 1300। नहीं तो आप एक और 100 का मल्टीपल बना सकते थे, आप छोटा सा वैल्यू पकड़ सकते थे। क्या? 20 दिया हुआ है, इसका 100 को मल्टीपल बनाना है तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये 200 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, इससे भी आंसर आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैल्यू बन गया, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ये छोटा छोटा वैल्यू दिख रहा है, तो पहले मैं इसी को पकड़ के सॉल्व कर रहा हूँ। 200 इनकम मैंने एज्यूम किया, 70 एक्सपेंडिचर, तो सेविंग हो गया 130। कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है कि इनकम को बढ़ा दो भैया 30% से, तो बढ़ा दो ना। तो इनकम कितना हो जाएगा? अब कितना से बढ़ेगा? 60 से। तो इनकम कितना हो गया? अब 260, क्योंकि 200 का 30% 60 होता है। देख लेना करके, देख लो यार, इजी है ये, तो कर लोगे ना, माइंड में भी कर सकते थे ये चीज़, ठीक है। तो 260 हो गया इनकम, न्यू इनकम। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है? इफ द सेम परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज टू बी मेंटेन। बच्चों ये बोल रहा है कि जो पहले एक्सपेंडिचर मेंटेन हो रहा था,
मतलब जितना परसेंट निकाल के, जैसे यहाँ की क्या निकाला था, 20 का 35% एक्सपेंडिचर कर रहा था, मतलब इनकम का 35% एक्सपेंडिचर आ रहा था, तो बोल रहा है यही एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है नीचे भी, मतलब न्यू एक्सपेंडिचर में, ना कि आप ये करो कि जो न्यू इनकम आया है उसका 35% निकाल के लिख दो। नहीं बच्चों, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है इस लाइन का मतलब, क्योंकि अगर ये चीज़ बोलता तो इस क्वेश्चन में मेंशन होता कि जो नया एक्सपेंडिचर है वो न्यू इनकम का सेम परसेंटेज मेंटेन करता है। ये नहीं लिखा हुआ है बच्चों। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना पड़ेगा कि जो पहले आया है एक्सपेंडिचर इनिशियल इनकम का निकाल के, वही आपको मेंटेन करना है न्यू एक्सपेंडिचर में भी। मतलब ये जो पहले निकल के आया है वही चीज़ फाइनल एक्सपेंडिचर में भी होगा, मतलब 70 ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? ना कि आप इसको 260 का 35% निकाल के लिखने लगो। ये इस लाइन का मतलब नहीं बोल रहा है। आपका इंग्लिश अच्छा है तो मैथ का लैंग्वेज समझो। अगर ये बोलना उसको अगर ये कोट करना होता है ये वर्ड कि न्यू इनकम का 35% नया एक्सपेंडिचर बन जाता है तो ये बोलता, लेकिन ये नहीं बोल रहा है। इसका लाइन का मतलब यही है। तो अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर वही मेंटेन करता है, तो 70 पहले था तो अभी भी 70 है। तो अब क्या होगा सेविंग? आप बोलोगे सर 260 न्यू इनकम है, 70 न्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से माइनस कर दो तो क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे 190। कोई दिक्कत है? अब देखो पहले सेविंग ये था, अब सेविंग ये हो गया। कितना का चेंज हुआ? 60 का। 60 का चेंज किस पे? इनिशियल पे देखा जाता है। 130 इंटू 100 कर दो बच्चों, कितना आएगा? 600/13। ये आ जाएगा 4, देख लेना डिवाइड करके कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? कर लोगे अब कि और भी बताऊं? 46 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, देख लेना तुम करके, ठीक है। अब मैं ये चीज़ एज्यूम करके भी सॉल्व कर लूँगा। क्यों? आप बोलोगे सर ये वाला आप कर लिए, ये वाला करके दिखाओ। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। आप इनकम को यहाँ 100 भी मान सकते थे, बस हमको ये देखना पड़ता है ना कि किसको माने कि अच्छा वैल्यू है। तो छोटा नंबर ही मानो ना। 100 के मल्टीपल में 200 मान लिए थे, जैसे 20 आया था फ्रैक्शन में 7, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो 200 100 का मल्टीपल होता है। अब हम 2000 मान के सॉल्व कर लेते हैं, तो 2000 700 1300। अब इनकम कितना से बढ़ गया? 30% से। 30% से बढ़ गया मतलब कितना? 2600 बन गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो एक्सपेंडिचर वही मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, तो 700। अब इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा? 0 0 9 1900। कोई दिक्कत है? ये कितना हो गया? पहले ये था सेविंग, अब ये हो गया। कितना का चेंज आया? 600 का। किस पे? इनिशियल पे देखा जाता है, इंटू 100 कर दो। देखो क्या 600/13 ही आ रहा है क्या बच्चों? कुछ चेंज में फ़र्क हुआ नहीं ना। तो इनकम को क्या एज्यूम करे सर? फिर से क्वेश्चन मार्क मैं बोल रहा हूँ, इनकम को क्या एज्यूम करे सर? तो मैं बोल रहा हूँ इनकम को आप 100 मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, घर पे बैठ के वही आंसर आएगा जो ये आ रहा है। बट आप जब फ्रैक्शन वो चेंज कर लेते हो, जैसे 35% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 7/20, तो मैंने ये डिनोमिनेटर को इनकम मान लिया 20 और 7 खर्च कर रहा है। तो आप इसको फिर क्या करो? 100 का मल्टीपल बना लो। जैसे 20 था तो इसको 100 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या बन सकता है? 200। तो मैंने सारा को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप सारा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 भी तो 100 का मल्टीपल है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया क्या? आगे मूव करें। तो ये स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का CHSL का। और मैं जो क्वेश्चन करवाया था इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, उसमें मैंने क्या किया था कि इनकम को भी चेंज किया था। जैसे बस इस क्वेश्चन में इनकम को चेंज किया, एक्सपेंडिचर को नहीं किया है। और मैं एक्सपेंडिचर को भी चेंज करवाता था और सेविंग आपसे पूछता था कि सेविंग में कितना चेंज हुआ। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ बच्चों। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो अपने आप से। आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ो। A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchase to obtain 4 kg more for ₹160। ठीक है। फिर बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर बताओ क्या है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है बच्चों। आपको एवी रूल पता है क्या? एवी रूल मैंने आपको पढ़ाया था ना। एवी रूल क्या बोलता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अगर इधर वाला चीज़ राइट हैंड साइड अगर कांस्टेंट है तो आप प्राइस और कंजम्पशन में एवी रूल लगा सकते हैं। क्या हम बताए हैं ये चीज़? बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ो। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस में कमी हो रहा है 20% से शुगर का। इनेबल्स अ परचेज टू ऑब्टेन 4 more kg। जब प्राइस में इतना कमी हुआ तो वो आदमी जो है 4 kg ज़्यादा मतलब ले पा रहा है इतना ही रुपया में, 160 ही रुपया में। मतलब पहले भी इसके पास इतना ही रुपया था खर्च करने के लिए, अभी भी इतना ही रुपया है।
इसका मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च करने का पैसा कांस्टेंट है क्या, तो हम लोग एवी रूल लगा सकते हैं क्या, कैसे, प्राइस में कितना का कमी आया भैया फ्रैक्शन में, आप बोलोगे सर 20/100 मतलब -1/5, माइनस का मतलब क्या है, रिड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो एवी रूल से कंजम्पशन कितना होगा, आप बोलोगे सर अगर माइनस है तो कंजम्पशन में प्लस आएगा, और एवी रूल क्या बोलता है, न्यूमरेटर को छेड़ो नहीं, तो न्यूमरेटर 1 ही होगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन के साथ ऐड कर दो, 5 - 1 4, तो कंजम्पशन आ रहा है +1/4 का मतलब क्या, अगर हम डिनोमिनेटर को इनिशियल कंजम्पशन माने तो 4 से 1 बढ़ रहा है ना, तो फाइनल कंजम्पशन क्या होगा 5। कोई दिक्कत है क्या, यही बोलते हो ना फ्रैक्शन में, अगर डिनोमिनेटर को इनिशियल कंजम्पशन मानो तो +1 का मतलब क्या है कि 4 से 1 बढ़ रहा है, तो फाइनल कंजम्पशन 5 हो गया रेशियो के हिसाब से। कोई दिक्कत है क्या, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर 4 kg है, बट रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16, 5 यूनिट का वैल्यू 20। कोई दिक्कत है, तो हमारा ये इनिशियल कंजम्पशन आ गया, ये आ गया क्या फाइनल कंजम्पशन। कोई दिक्कत है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है प्राइस। तो प्राइस कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, बोल रहा है प्राइस निकालो शुगर का पर केजी, हमारे पास कितना रुपया है, आप बोलोगे सर 160 रुपया है, हमको कितना चीनी कंजम्पशन करना है, ओरिजिनल पूछ रहा है ना, तो हम ओरिजिनल कंजम्पशन देखेंगे तो 16 kg ओरिजिनल कंजम्पशन खपत हो रहा है, 160 रुपया है, 16 kg हमको ओरिजिनल कंजम्पशन खपत करना है, तो कितना रुपया होगा, आप बोलोगे सर 10 रुपया पर केजी पड़ेगा चीनी का दाम, मतलब 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपया पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या, बोलो यार, समझ में आया क्या, कैसे मैंने सॉल्व किया एवी रूल से, कि प्राइस -1/5 से कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, दिख रहा है ना कि 160 रुपया अभी भी उसके पास है, तो एवी रूल से कंजम्पशन आ गया +1/4, +1/4 का मतलब अगर इनिशियल कंजम्पशन 4 है तो फाइनल 1 बढ़ गया, +1 का मतलब क्या है 1 बढ़ गया 5, तो हमारे रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट बढ़ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 4 kg बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16 और 5 यूनिट का वैल्यू 20, मतलब जो ओरिजिनल कंजम्पशन था चीनी का वो 16 kg है। हमसे पूछ रहा है कि प्राइस बताओ कि चीनी का प्राइस पर केजी कितना होगा, बोलोगे सर रुपया था 160, चीनी का खपत करना है 16, कि 16 kg हमको चीनी लेना है 160 रुपया में, 16 kg लेना है 160 रुपया हमारे पास है, मतलब पर केजी कितना रुपया पड़ा चीनी का, बोलोगे सर 10 रुपया। कोई दिक्कत है क्या, इजी क्वेश्चन था ना यार, इस टाइप का क्वेश्चन एवी रूल में करवा चुका हूँ ना यार। आगे बढ़ूँ क्या, ये भी CHSL में आया था, क्वेश्चन पढ़ो, ये सारा CHSL का भी चल रहा है। रविंदर इन्वेस्ट इतना रुपीज which is equal to 15% of his monthly salary, okay, in a medical insurance policy, okay, कोई बात नहीं। Later he invest 25% and 8% of the monthly salary on a child education policy, okay, and mutual fund respectively. The total amount left with him, कितना उसके पास रुपया बचा। पहले इस लाइन का मतलब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो। रविंदर इन्वेस्ट करता है इतना रुपया, जो किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 15% उसका मंथली इनकम का, मतलब 15% जो है किसके बराबर दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 3750 के बराबर है। तो ये कट रहा है क्या, कट रहा है तो काटो, देखो कट रहा है क्या, 15 से 15 दूनी 30, 15 75, हाँ 250, मतलब 1% का वैल्यू आ गया 250। अब पूरा मंथली सैलरी किसके बराबर होगा बच्चों, अभी मैं बताया ना कि कोई भी चीज़ खुद में 100% के बराबर होता है, तो मंथली सैलरी मतलब एक मंथ का सैलरी परसेंटेज में किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 100% के बराबर होगा, तो 1% का वैल्यू 250, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 जीरो और चिपका दो, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हमारा मंथली सैलरी निकल आया, ठीक है, कि उस आदमी का मंथली सैलरी इतना था। बोल रहा है कि उस आदमी का इतना खर्च होने के बाद कितना रुपया बच जाता है, तो क्या क्या खर्च करता है, आप बोलोगे सर 25% और 8% और 15% और सॉरी कहाँ है 25%, 8% ये खर्च करता है। तो निकाल लो यार, कैसे 25 और 8 कितना, कहाँ है 25% 8% कितना ये खर्च किया, 25% किस पे, चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी पे, और 8% म्यूचुअल फंड पे, और ये भी तो खर्च किया है 15% किस पे, 15% मंथली सैलरी का इन्वेस्ट भी तो किया था। देखो ये हम 15% पहले यूज करके हम मंथली सैलरी निकाल लिए, बट ये खर्च किया है ना 15% अपने मंथली सैलरी का, तो हमको निकालना है सारा खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा। तो आप बोलोगे सर 15% ऊपर खर्च किया था, 25% ये, 8% ये, तो टोटल कितना हुआ, आप बोलोगे 25 8 कितना 33 और 15 कितना, आप बोलोगे 48% खर्च किया अभी तक टोटल मंथली सैलरी का।
तो आप 48% निकाल लो। 48% किसका निकालना है? टोटल मंथली सैलरी का ही ना खर्च किया है, तो निकाल लेते हैं 48% इसका। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 250 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए? या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग है तो लगा सकते हो। 250 को हम 1000/4 लिख सकते हैं क्या? बहुत सिंपल हो जाएगा फिर कैलकुलेशन। कैसे? 4 से डायरेक्ट कट रहा है 12 मरते, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी यार, मैंने 48%, 25%, 8%, 33 सही है। 33 और 15 48। हाँ सही है बच्चों। ओ यार सॉरी, हाँ सही है। हाँ सही है, 12,000 आया। कोई दिक्कत है? मतलब ये 12,000 रुपया खर्च कर देता है अपने मंथली सैलरी का, तो बचा कितना? पूछा है कितना अमाउंट लेफ्ट हुआ। आप बोलोगे सर 25 ये था, ठीक है, कोई दिक्कत है? 25,000 उसका मंथली सैलरी था, उसमें से 12,000 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? आप बोलोगे सर 13,000। 13 के देख लो बच्चों क्या किया मैंने, क्वेश्चन को समझ में आया क्या? पहले मैं ये वाला डाटा यूज करके उसका मंथली सैलरी निकाल लिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रविंदर इतना रुपया इन्वेस्ट करता है जो कि 15% है इक्वल किसका? मंथली सैलरी का। तो 15% जो है मंथली सैलरी का इसके बराबर है, तो 1% का वैल्यू इसके बराबर है। मंथली सैलरी खुद में 100% के बराबर होता है, तो यहाँ से मंथली सैलरी 25,000 निकल गया। अब बोल रहा है कि कितना उसके पास रुपया बच गया है ये सब खर्च करने के बाद, तो कितना टोटल खर्च किया? यहाँ 15% इन्वेस्ट किया था, यहाँ 25%, यहाँ 8%, टोटल 48% खर्च किया किसका? मंथली सैलरी का। तो इसका 48% निकाले तो 12,000 आया। तो सेविंग कितना हुआ? बचा कितना उसके पास? 25,000 में से 12,000 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 13,000। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक और अभी करवा चुका हूँ, और ये भी आया है CHS से लिया आया था 2018 में, और जो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करवाएं ये शुगर वाला, वो 2019 में आया है। तो रिपीट करता है बच्चों क्वेश्चन, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, फिर ये सब आ गया क्वेश्चन गलती से एक बार और, तो आप फटाफट बना लोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन मैथ। ओके, पढ़ो क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, वही चीज़ है जो अभी करवा के गया है शुगर वाला क्वेश्चन AB रूल से, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। इफ़ द प्राइस ऑफ एन इरेजर इज रिड्यूस बाई 25%, मतलब प्राइस जो है वो इरेजर का 25% से रिड्यूस हो गया। अब पर्सन कैन बे 3 मोर इरेजर, पर्सन जो है 3 ज़्यादा इरेजर खरीद पा रहा है फॉर ₹2 लिखा हुआ है बच्चों, ये फॉर ₹2 में, मतलब रुपया उसके पास 2 ही रुपया है, पहले भी उतना ही रुपया था, और जब प्राइस कम हो गया इरेजर का अभी भी उसके पास खर्च करने का रुपया 2 ही रुपया है। इसका मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, तो खर्च करने का रुपया अभी भी 2 ही रुपया है और पहले भी 2 ही रुपया था। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो हम लोग प्राइस और कंजम्पशन में AB लगा सकते हैं क्या? तो पूछ रहा है हाउ मेनी इरेजर कैन बी बाउट फॉर ₹2 एज द ओरिजिनल प्राइस। निकाल लो प्राइस कितना से कम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर -25%, मतलब फ्रैक्शन में निकालोगे तो -1/4, प्राइस -1/4 फ्रैक्शन में कम हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा AB रूल से? आप बोलोगे +1/3। कैसे? न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और साइन के साथ ऐड कर दो, 4 - 1 3। कंजम्पशन +1/3 का मतलब क्या? अगर हम इसको डिनोमिनेटर को ओरिजिनल कंजम्पशन माने, शुरू में 3 था खपत, 1 बढ़ गया, +1 का मतलब फाइनल अब 4 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था क्या? इनिशियल कंजम्पशन, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है कि हम कितना इरेजर खरीद पाएंगे, कितना रुपया में? ₹2 में, मतलब जो रुपया था ओरिजिनल मतलब उसमें। तो आप बोलोगे सर ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है? 3 है, मतलब 3 इरेजर खरीद पा रहे थे शुरू में। तो पूछ रहा है कि हम लोग कितना इरेजर खरीद पाएंगे 2 रुपया में, तो ओरिजिनल कंजम्पशन 3 था, तो कितना खरीद पाएंगे? आप बोलोगे सर 3 इरेजर खरीद पा रहे हैं, प्राइस 2 ही है। देखो ना प्राइस कितना है? ₹2। बोलो यार, ओ सॉरी बच्चों, सॉरी, एक और डाटा दिया हुआ है ना कि 3 मोर इरेजर खरीद पा रहा था। देखो इस क्वेश्चन में कि मतलब जब ये प्राइस घटा तो 3 मोर इरेजर खरीद पा रहा है, बट रेशियो के हिसाब से कितना ये बढ़ रहा है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। कोई दिक्कत है? तो ये आंसर हो गया 9 इरेजर खरीद पा रहा था ये। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ओरिजिनल बताओ कितना खरीद पा रहा है ओरिजिनल प्राइस पे। देखो यही पूछ रहा है हाउ मेनी इरेजर कैन बी बाउट फॉर ₹2 एज द ओरिजिनल प्राइस पे। तो ओरिजिनल प्राइस पे मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था रेशियो के हिसाब से? 3 यूनिट।
1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 इरेजर, मतलब 9 इरेजर वो खरीद पाएगा। ओरिजिनल पूछ रहा है आपसे, तो यही क्वेश्चन है ना, शुगर जैसा ही है कि इसमें बोल रहा है कि अगर प्राइस इतना से कम हो गया इरेजर का तो 3 ज़्यादा इरेजर खरीद पा रहा है, बट रेशियो के हिसाब से कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे 9, मतलब 9 इरेजर कंजम्पशन कर रहा है वो ओरिजिनल प्राइस पे। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी CHSL में है। देखो किस टाइप का, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, इजी क्वेश्चन आता है यार CHSL में। और हम दिमाग जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग वाला लगवाने वाला करवा देते हैं। तो इस टाइप का है तो कम से कम कर लो यार परसेंटेज में। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, कोई भी नंबर है जो कि 12 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है? 1/4 ऑफ द सेकेंड नंबर। कोई बात नहीं, फर्स्ट एज्यूम कर लो कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट है इस तरह से सिंबल में, तो इस नंबर को अगर हम फर्स्ट नंबर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? सेकंड नंबर का 1/4 बन जा रहा है, मतलब सेकंड नंबर का 1/4 बन जा रहा है। सिंपल, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो निकल आएगा डायरेक्ट। कैसे? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या आएगा? इधर इसको ले आओ, इधर उसको भेज दो, 12/4, तो 3/1 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड नंबर का रेशियो आ गया 3:1, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हमको पता चल जाएगा क्या क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट इज़ द फर्स्ट नंबर ग्रेटर दैन द सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से कितना परसेंट ज़्यादा है। सिंपल है, फर्स्ट नंबर रेशियो के हिसाब से 3 है और सेकेंड नंबर 1 है, तो कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे रेशियो के हिसाब से 2 ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना परसेंट ज़्यादा है? तो फर्स्ट नंबर 2 ज़्यादा है रेशियो के हिसाब से। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। बोलोगे सर फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर से 2 ज़्यादा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड नंबर वाला वैल्यू नीचे आएगा रेशियो वाला, तो सेकंड नंबर क्या है? 1 है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो परसेंट चाहिए ना, तो इंटू 100 कर दो, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 200% ज़्यादा है। कोई दिक्कत है? देखो कितना ईजी क्वेश्चन है यार, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर दिया कि फर्स्ट नंबर को 12 से डिवाइड करो, वो बन जाता है सेकंड नंबर का 1/4, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड नंबर का रेशियो आ गया 3:1। 3:1 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा है? 2 यूनिट ज़्यादा है, तो 2 यूनिट ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 200%। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े, ये देखो CHSL 2019 में आया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक सीरीज में करवा चुका हूँ, याद है? इस पर बहुत लंबा डिस्कशन किया था पासिंग मार्क्स निकालने के लिए, पासिंग परसेंट निकालने के लिए, याद है? नंबर लाइन पे भी दिखाया था और बेसिक तरीके से भी सॉल्व करवाया था, याद है बच्चों? तो बच्चों मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ ना, प्लीज़ इसको अच्छे से करो, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखेगा उसी प्रकार का, कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ जो मैं बोलूँ उस पर कमांड करो बच्चों, नहीं तो बेकार है मेरा भी मेहनत और आपका भी मेहनत वीडियो देखने का। बार बार प्रैक्टिस करो यार। ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, और वही अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विश्वास नहीं है ना, तो जाकर वीडियो देखना जहाँ ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम बताए हैं। अगर आपको याद नहीं है क्योंकि आप तो नोट्स नहीं बनाते होगे, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर भी सजेस्ट कर दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बता चुका हूँ आपको। देखो नंबर लाइन से हम सॉल्व करेंगे। मान लो इस नंबर लाइन पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई 11 मार्क्स। एक राजीव है जो कि 20% मार्क्स स्कोर करता है लेकिन वो 11 मार्क्स से फेल हो जाता है। इफ़ ही स्कोर, अगर वही लड़का 50% मार्क्स स्कोर करे तो वो 4 मार्क्स ज़्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से। बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम पूछना है, तो हम मान लेते हैं कि कहीं इस नंबर लाइन पे ये पासिंग मार्क्स रहा होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो एक लड़का राजीव जो है 20% मार्क्स स्कोर करता है लेकिन वो 11 नंबर से फेल हो जाता है, तो इधर रिप्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पासिंग मार्क्स का। आप बोलोगे सर फेल हो रहा है ना, तो पासिंग मार्क्स से तो कम ही रहा होगा, तो आप लेफ्ट साइड इस चीज़ को डिनोट करिए जो फेल वाला डाटा दिया हुआ है। तो 20% मार्क्स लाया बट वो पासिंग मार्क्स से कितना दूर पे रह गया? आप बोलोगे सर डिस्टेंस 11 मार्क्स दूर रह गया। कोई दिक्कत है? नहीं। आप बोलोगे सर वही लड़का अगर 50% मार्क्स स्कोर कर लेता है तो वो पासिंग मार्क्स से कितना आगे चल जाता है? तो 4 मार्क्स, मतलब 4 दूरी है क्या पासिंग मार्क्स से इस लड़का का परसेंट का। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही बताए थे ना, याद है ना? विश्वास नहीं है तो जाके थ्योरी वो चीज़ देख लो, वहाँ भी इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद है मुझे जहाँ तक। आप बोलोगे सर परसेंटेज में इसका दूरी किसके बराबर है? बोलोगे सर 30%।
लेकिन नंबर में कितना उसका दूरी है, बोलोगे 11 इधर 4 इधर, टोटल 15। तो 30% का वैल्यू 15, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 1/2। हमको निकालना है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स का मतलब अगर हमको 20% का वैल्यू पता चल जाए मार्क्स में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा ना, बिल्कुल। तो 20% का हमको वैल्यू पता चल जाए, तो 1% का वैल्यू 1/2 है, तो 20% का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 मार्क्स आया। मतलब 20% किसके बराबर है, 10 मार्क्स के। और 11 मार्क्स से फेल हो गया था, 20 मार्क्स ऑब्टेन किया था, फिर भी 11 मार्क्स से फेल हो गया था, तो पासिंग मार्क्स क्या रहा होगा, आप बोलोगे इसको प्लस इसको ऐड कर दो। तो 20% का वैल्यू मार्क्स में 10 मार्क्स है, कितना से फेल हो गया था, 11 मार्क्स से, तो ये दोनों को ऐड कर दो, इतना पासिंग मार्क्स रहा होगा 21 मार्क्स। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ हो ना यार, प्लीज़ जाके देख लेना यार। और 2019 में देखो आया हुआ है क्वेश्चन, इस टाइप का आएगा भी और आएगा। किसी के पेपर में पड़ गया ना तो वो भाग ही समझो, क्योंकि हम करवा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखो यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज करवा रहे हैं ना, क्या करें, बहुत दिन आपको रेस्ट दिए हैं। इन अ स्कूल एज ऑफ 70% स्टूडेंट आर बिलो 14 ईयर्स। एक स्कूल है जहाँ 70% लड़का जो है वो 14 ईयर्स से कम का है। आउट ऑफ देम 80% जो स्टूडेंट है आर प्रेजेंट, उसमें से भी 80% ही प्रेजेंट है। ठीक है, इफ 1764 स्टूडेंट बिलो 14 ईयर्स वेयर प्रेजेंट, मतलब इतने लड़के 14 साल के नीचे वाले प्रेजेंट हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, उस क्लास के अंदर कितने हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो क्या डाटा दिया हुआ है बच्चों, लेस देन 14 ईयर का जिक्र हो रहा है ना क्वेश्चन में। कितना लड़के हैं लेस देन 14 ईयर्स से, तो आप बोलोगे सर 70% जो लड़के हैं वो बिलो है 14 ईयर्स के उस स्कूल में, उसका भी 80% ही लड़के उस क्लास के अंदर मौजूद हैं। मतलब 70% तो टोटल लड़के हैं जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं बस, लेकिन उसमें से भी 80% ही लड़के उस दिन प्रेजेंट हैं। कोई दिक्कत है क्या? मतलब 70% तो लड़के टोटल हैं जो कि 14 साल से नीचे के हैं, लेकिन उसमें से 80% ही लड़के क्या हैं, उस दिन प्रेजेंट हैं। तो आप निकाल लोगे क्या, 70% जो लड़के थे वो टोटल थे कि जो कि 14 साल से कम थे, बट इसका 80% ही ना उस दिन प्रेजेंट हैं। तो आप निकाल लो, इसका 70% का 80% क्या होगा, 80% मतलब 80/100 कर लो, तो यहाँ से कट जाएगा 7, तो 7% इंटू 8 का मतलब क्या, 56%। बोलो यार समझ में आ रहा है ना? ये परसेंट हम नहीं, ये परसेंट का मतलब समझते हो ना, अपॉन 100 का मतलब क्या, ये सिंबल परसेंट का ही दिखाता है ना। तो 7% इंटू 8 क्या होगा, 56%। मतलब 56% लड़के प्रेजेंट हैं, कौन, जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं। बट क्वेश्चन में कितना प्रेजेंट हैं, वैल्यू के हिसाब से आप बोलोगे 1764, तो ये 56% किसके बराबर होगा, 1764 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है क्या? देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, सोचो कुछ कट रहा है क्या? 56 से तो डायरेक्ट कट नहीं दिख नहीं रहा है कि कट रहा है ये, तो और कुछ से काटो, कोशिश करो। मैंने काटा, इसको 7 से काटो तो 7 × 56, इधर 7 से काटो तो 7 दूनी 14, 36, तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, तो 8% का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 252। और कुछ कट रहा है तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल सकता है क्या, 16, 24, 8% का वैल्यू आ गया 252। यहाँ से 1% का वैल्यू आ गया तो मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ से 4 से और काट दो ना यार, 4 से और कट जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 दूनी 8, 2% का वैल्यू आ गया 63। हमको चाहिए टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट खुद में किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। तो 2% का वैल्यू 63, इसको 100% बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 63 × 50 आंसर। समझ में आ गया क्या? आई होप इट इज़ क्लियर। तो क्या था क्वेश्चन, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा था कि बच्चों उस स्कूल के अंदर 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो 70% हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि उस दिन जो प्रेजेंट है ना 14 साल से कम उम्र के, वो हैं 80% प्रेजेंट है। तो हम 70% जो लड़के थे 14 साल से कम उम्र के, उसका 80% मैंने निकाल दिया।
तो टोटल कितने बच्चे जो हैं उस दिन प्रेजेंट से 14 साल से कम उम्र के, मेरा आया 56%। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्रेजेंट है 1764, कंपेयर कर लो। तो यहाँ से 2% का वैल्यू 63, हमको चाहिए था टोटल 100% का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट वो खुद में परसेंटेज में किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन CHSL का नहीं है, ये है इसका अड्डा का। और अभी तक जो क्वेश्चन करवाया था ना, लास्ट जो अभी करवाया और जितना करवाया आज, इसको छोड़ के वो बाकी CHSL का था। ये है अड्डा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। देखो इसको लोग क्या करते हैं बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ 2-3, और मैंने आपको बताया था कैसे आप इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट में कर सकते हो, अप्रोच बताया था बच्चों। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए ना, तो वही लेंदी तरीके से जो यूट्यूबर बताते हैं ना मैक्सिमम, वही आप करोगे। तो अगर वीडियो नहीं देखते हो तो इससे बढ़िया है कि आप जिनको भी फॉलो करते हो, अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है अप्रोच सॉल्व करने का क्वेश्चन, मेरा वीडियो मत देखो, उन्हीं का देखो जो कि वही बेसिक तरीके से बताएंगे, लंबा लंबा मेथड, उन्हीं का देखो। मेरे को क्या मतलब है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, मेरा नहीं जाएगा। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, याद है बच्चों। एक टाइप का क्वेश्चन करवाया था वो जो मुझे अभी भी याद है। एक लड़का है जो कि पैसा लेके कुछ निकलता है, वो इस पे खर्च करता था पढ़ाई पे, लास्ट में उसके पास कुछ रुपया बच जाता था, याद है। इस करवाया हुआ हो बच्चों, प्लीज़ आप लोग देखिए उस टाइप का क्वेश्चन को, अप्रोच क्या था सॉल्व करने का। और देखो रिमेनिंग वाला वर्ड आया था, याद है, देखो अभी हमको याद आ गया। रिमेनिंग मैंने बोला था कि सतर्क हो जाना बच्चों, जहाँ भी रिमेनिंग दिखे वहाँ सतर्क हो जाना, बोला था ना यार। वो चीज़ फिर से रिवाइज कर लो अगर नहीं याद है कुछ, तो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ समझाया था। लेकिन आज मैं नहीं समझाऊंगा, आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार इतना भूकूंगा नहीं यार, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरे को चिल्लाने से क्या होगा, कुछ नहीं यार। मैं बहुत एफर्ट देता हूँ, आप भी तो दो यार। मैं कुछ देखा हूँ, मैंने किसी को फॉरवर्ड किया था क्वेश्चन, बट मैंने उसका वो अप्रोच देखा तो मुझे लगा कि यार बेकार है वीडियो बनाना। मतलब अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है मेरे वीडियो से, तो मैं अगर खुद को प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मैं वीडियो के अलावा वीडियो बिना बनाए भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ 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 नोट्स बनाओ, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई इंटेलिजेंट नहीं पैदा होता है यार। देखते हैं, पहले बताओ इस परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन याद हुआ है अभी तक कि नहीं याद हुआ है तो यही चीज़ करते रहो, डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा आपसे परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। आपको याद है क्या 1/7 का फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 14.2/7 के बराबर होता है। तो 28.4/7 किसके फ्रैक्शन के बराबर होगा। आप बोलोगे सर 14.2/7 का मतलब कैसे लिख सकते हैं, 14 + 2/7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28.4/7 आ गया क्या, कोई दिक्कत है। मतलब ये जो है किसका फ्रैक्शन है, 2/7 का, निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन को हमने क्या बोला था, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 16.2/3 किसका, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है किसका, 1/6 का। बोलो यार प्लीज़ याद करो यार। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 1/2। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इतना रुपया फूड पे खर्च करता है, तो फूड पे कितना आया फ्रैक्शन में 2/7। 2/7 का मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को इनकम माने तो उस पर 2 खर्च कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब 2/7 का मतलब क्या, कि अगर इनकम को 7 माने हम डिनोमिनेटर को, तो इसका 7 का 28.4/7% 2 जो है वो खर्च कर रहा है ना, मतलब 7 अगर इनकम है तो 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, बोलोगे 5। 7 अगर इनकम है उसमें 2 खर्च कर दिया तो सेविंग कितना हुआ, 5। फिर अगला फ्रैक्शन क्या है, 1/6। 1/6 का मतलब क्या, डिनोमिनेटर को इनकम मान लो 6, तो 6 पे 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5। फिर अगला क्या था, 50% का फ्रैक्शन 1/2, तो 2 इनकम मानेंगे तो 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। तो इधर वाला चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट नहीं रहा है रेशियो में, नहीं तो काट देते ऐसे, याद है कुछ, क्रॉस काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं क्रॉस, लेकिन नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वर्टिकली सारे को, तो ये सेविंग निकल के आ गया। रेशियो के हिसाब से 25, इधर इनकम आ गया रेशियो के हिसाब से 42 × 2, ठीक है। तो ये इनकम, ये आ गया सेविंग, बचत। लेकिन क्वेश्चन में बचत कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इफ़ ही इज लेफ्ट विथ इतना रुपया, इसके पास इतना रुपया बच गया इतना खर्च करने के बावजूद। रेशियो के हिसाब से 25 यूनिट बचत आया है, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 2500, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1000। हमको निकालना है कि उसके पास कितना रुपया था इनिशियली, तो यही आया ना इनिशियली इनकम। तो 42 × 2 यूनिट है उसका इनिशियल इनकम रेशियो के हिसाब से, 1 यूनिट का वैल्यू है 1000, तो
तो ये इसका मतलब 84 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 84,000। बोलो कितना सिंपल सॉल्यूशन है यार। इस टाइप से सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 था, हमको निकालना था उसके पास इनिशियली कितना रुपया था, तो 84 यूनिट था रेशियो के हिसाब से। 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 84,000 आंसर। बोलो समझ में आ गया क्या? इजी था। इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ, जाके रेफर करो वहाँ उस वीडियो को। यार ये गलत क्वेश्चन आ गया। मैं पता है वो क्या सोचा था शुरुआत में कि सारा मिक्स चैप्टर का करवा दूं CHSL का क्वेश्चन, बट मैं सोचा कि नहीं, अगर मैं खुद थ्योरी आपको नहीं पढ़ाया हूं फिर बोलोगे सर आप ये क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा देते हो। लेकिन बिना अगर मैं जब ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ट्रिगो और ये ज्योमेट्री, उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तो ये सब इजी लगेगा यार। विश्वास नहीं है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं। ये CHSL 2021 में आया हुआ है, जो पेपर हुआ था ना कुछ शिफ्ट, उसके अंदर आया हुआ है सब क्वेश्चन। तो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, वहाँ भी आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ये सब क्वेश्चन तो लल्लू सा लगेगा यार। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, देखो अपना प्रैक्टिस क्या है तुम्हारा। खुद से चैप्टर पढ़े हो ना या नहीं पढ़े हो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, दिखाता हूँ CHSL का। इन अ सर्कल AB इज अ कोड ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो ये कोड है ऑफ सर्कल है विद सेंटर एट O। सेंटर कहाँ पे है इसका, O पे है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो देख लो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। एक सर्कल है, उसमें AB कोड है। AB मतलब कोड यही होता है ना बच्चों सर्कल में। कोई दिक्कत है? सेंटर क्या है बच्चों, O है सर्कल का। P जो पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, कोई एक P पॉइंट है जो कि सर्कमफ्रेंस पे है, ठीक है। एंड एंगल APV जो है 56 डिग्री के बराबर है। तो एंगल APV कैसे बनेगा, आप इसको ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को, मतलब ये जो एंगल है वो 56 डिग्री के बराबर होगा। तो आप एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अगर सेम कोड कोई एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाता है तो उसका जो है इस पे सेंटर पे एंगल कितना किसके बराबर होगा। अगर सेम कोड जितना सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है उसका डबल क्या सेंटर पे बनाता है क्या, ये प्रॉपर्टी याद है। तो इसका डबल कर दो तो 5 10 और ये आ जाएगा आपका 112। बोलो यार समझ में आ रहा है क्या? तो ये सेंटर पे कितना बनाएगा, 112 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, एंगल OAB। एंगल OAB कौन सा है, OAB, ये वाला एंगल पूछ रहा है OAB। ये एंगल कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल को पकड़ लो, OAB ट्रायंगल को। आप बोलोगे सर ये 112 है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा। आप बोलोगे सर ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है सर्कल में R, तो ये रेडियस है। तो अगर रेडियस इक्वल होता है तो ये एंगल भी इक्वल होगा क्या, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, रेडियस के इधर सामने वाला एंगल और ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये एंगल दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख दो 112 + 2x किसके बराबर होगा, 360, क्योंकि एक ट्रायंगल का पूरा एंगल किसके बराबर 360। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 360 - 112। कर लोगे क्या आप, x का वैल्यू निकल आएगा ना। ये इजी क्वेश्चन था, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन था। हमको ये प्रॉपर्टीज, ये चीज़ तो हम आपको शुरू में ही ये प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे ज्योमेट्री में, कि कोई भी कोड, सेम कोड जो कि सर्कमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाता है उसका डबल सेंटर पे बनाता है। अब हमसे ये एंगल पूछा था तो सिंपल है, अगर ये एंगल पता चल गया, ये रेडियस होता है, ये वाला क्या होता है बच्चों, ये OB क्या है, रेडियस ही है ना। तो अगर रेडियस दोनों बराबर है तो ये एंगल भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला। तो इस ट्रायंगल को पकड़ लो, ये दोनों एंगल सेम था, 112 ये था, तो इसको पूरा का सम 360 के बराबर होता है। दिखा क्या? और ये देखो ये ट्रिगो का लल्लू क्वेश्चन, इसमें टाइम लगे क्या क्या, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, तुरंत बना लोगे आप लोग। कैसे देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करवा देते हैं आपको, दिखा रहे हैं आपको कि कितना आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। जब मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा ना वहाँ दिखाऊंगा कैसा कैसा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, पहले बताओ बच्चों ये इसमें कोई दम है क्या, cosec 28 और sin 28 किसके बराबर होगा। आप बोलोगे सर ये तो मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ है। बोलोगे cosec 28 sin 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec 28 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि sin और cos रेसिप्रोकल होता है। तो ये कट गया, ये तो 1 दिया हुआ है यार मूर्ख बनाने के लिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगा, यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? और चीज़ दिखाऊँ क्या? ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज़ आपको पता होगा बच्चों कि साइन 30 डिग्री और कॉस 57 डिग्री है, ठीक है। तो इसका सम किसके बराबर है बच्चों, 57 और 30 किसके बराबर है। आप बोलोगे सर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर है, तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। साइन 30 थी, इसको साइन में चेंज कर लो, तो क्या लिखोगे 90 कॉस 90 माइनस क्या लिखोगे 33, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन। बोलो यार, तो ये साइन 33 हो गया।
कोई दिक्कत है क्या? तो ये साइन स्क्वायर 33 डिग्री हो गया ये चीज़, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? सिंपल है, cos 33, तो इसको हम cos में चेंज कर लेते हैं। तो साइन को हम क्या बदल ले? cos में। तो साइन 57 यहाँ पे है, तो यहाँ पे cos 90 माइनस 30, सॉरी साइन 90 माइनस 57 लिख देंगे तो क्या ये निकल, सॉरी cos 90 माइनस 33 लिख देंगे तो क्या निकल के आएगा? cos 33। कोई दिक्कत है क्या? मैं ये साइन 57 को cos 33 में बदल सकता हूँ। कैसे? साइन 57 को क्या लिख दो? साइन 90 माइनस 33, तो cos 33 आ गया। मतलब ये चीज़ एक और cos 33 ऑलरेडी था, एक और cos 33 बना लिया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 33। यहाँ cos स्क्वायर 33 है, यहाँ साइन स्क्वायर 33 है और प्लस में है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है क्या? तो ये तो कुछ लल्लू सा चीज़ दिया हुआ था यार, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये cos स्क्वायर 33 है, साइन स्क्वायर 33 1 है क्या? मतलब ऊपर जो चीज़ लिखा हुआ है वो 1 के बराबर है। और ये देखो ऊपर एक और चीज़ लिखा हुआ है, ये सेक 28 इंटू कॉस 28, ये भी 1 होता है क्या? क्योंकि सेक और कॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 28 इंटू कॉस 28 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक 28। तो सेक 28 कट जाएगा। मतलब सारा चीज़ जो ऊपर है वो 1 के बराबर है। नीचे अब देखते हैं नीचे किसके बराबर है। अब एक और प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या? टैन अल्फा और टैन, अगर टैन अल्फा और टैन बीटा है, ठीक है, और ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये भी प्रॉपर्टीज है, वहाँ पढ़ाऊंगा। ये भी सिंपल है प्रूफ करना कि टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा का सम अगर 90 डिग्री है ना, तो टैन अल्फा इंटू टैन बीटा का वैल्यू 1 होता है। कैसे प्रूफ कर दो? आप बोलोगे सर टैन अल्फा है, इसको बीटा को क्या लिख दो? आप बोलोगे सर टैन, यहाँ से क्या लिखा जाएगा? बीटा 90 माइनस अल्फा, तो टैन अल्फा ये क्या? टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा इंटू टैन अल्फा क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टैन अल्फा। तो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट ध्यान रखना है बच्चों कि टैन अल्फा इंटू टैन बीटा में अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो देखो क्वेश्चन में टैन 15, देखो 90 का कुछ पेयर बन रहा है क्या? टैन 15 और टैन 75, 91 बन गया। मतलब ये चीज़ 1 के बराबर है, दोनों इंटू करेंगे तो सारा इंटू में दिया हुआ है। इसको काट दो, 1 तो लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत है नहीं। और देखो टैन 55 और टैन 35, अंदर वाला 55 और 35 90 बन रहा है क्या? तो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाया ना, टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर है तो उसका वैल्यू 1 होता है, टैन अल्फा इंटू टैन बीटा का। तो ये भी 1, सिर्फ बचा टैन 60 नीचे। तो टैन 60 का वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/√3। तो ये आंसर आ गया 1/√3। देखो कितना ईजी है, ये समझाने के लिए मैं इतना लंबा आपको बताया हूँ, बाकी आप फटाफट कर सकते हो। ये सब चीज़ तो आपको डराने के लिए दिया हुआ है। इसका वैल्यू तो 1 होता है, डायरेक्ट दिख रहा है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता कि इसको cos स्क्वायर 33, इसको साइन स्क्वायर 33, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाएगा। और नीचे भी दिख रहा था ये प्रॉपर्टी से, टैन अल्फा इंटू टैन बीटा 1 के कब बराबर होता है? जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो। तो आज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, ये सब तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ आएगा बच्चों। अब एग्जाम नज़दीक है तो सारा चैप्टर तो कवर नहीं कर पाऊंगा ना, लेकिन अगर आप लोग हमको 6 मंथ का टाइम दोगे तो उसमें मैक्सिमम चीज़ मैं कवर कर दूंगा मैथ का। और आई होप आपका मैथ में मार्क्स भी बढ़ जाए। मैं जितना मेहनत करता हूँ अगर आप भी उतना मेहनत करोगे तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थोड़ा सा इस जुलाई मंथ में हम थोड़ा सा डिसकंटिन्यू फॉर्म में ही लेक्चर ला पाएँ, थोड़ा सा बिजी हैं बच्चों। तो जाते आते आपको एक APJ अब्दुल कलाम का बच्चों कोट मुझे बहुत पसंद है। उनका एक कोट है जो मैं लास्ट में बोलकर आपको जा रहा हूँ, शायद आप लोग मोटिवेट हो, कि हम सब के पास जो है ना बच्चों, टैलेंट जो होता है ना वो बराबर नहीं होता है। बट याद ध्यान से सुनिएगा, APJ अब्दुल कलाम का कोट है कि हम सब के पास जो टैलेंट होता है वो बराबर नहीं होता है। मतलब वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट हम सब के पास उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। ध्यान से अगर आप इस कोट को समझे होंगे तो ये बहुत बड़ा मतलब इस कोट के अंदर निकल रहा है कि हम सबके पास टैलेंट इक्वल नहीं होता है। मतलब ये मैं चीज़ पे सहमत हूँ, लेकिन हम सबके पास उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और टाइम है। तो क्यों टाइम आप लोग ज़्यादा वेस्ट करते हो? अपॉर्चुनिटी डेवलप करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। और मैथ प्रैक्टिस से ही महान होगे। कोई भी मैथ में ज्ञानी पैदा नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैच्योर होगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।